यस। हेलो स्टूडेंट्स। अभी हमने पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर ली, कंप्लीट कर ली हैं। आज मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताने जा रही हूँ। उसको अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। यस, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 3 है ये, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास जो बच्चों में कैसे बुद्धिमत्ता का विकास होता है, बच्चा कैसे हर चीज को सीखता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे, उसी को मैं आज आपको बता रही हूँ, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एज वी नो दैट पियाजे वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे सीजर, और ये फादर ऑफ साइकोलॉजी भी इनको कहा जाता है। इन्होंने बच्चों के बौद्धिक विकास पे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, थ्योरीज अपनी दी हुई हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे पियाजेट emphasized the importance of the physical environment in our development। कि पियाजे जो हैं वो मुख्य रूप से किस चीज पे अधिक जोर डालते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट, जो हमारे आसपास किस तरह का वातावरण है, उससे बच्चे के बौद्धिक विकास पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। हम कोई चीज बच्चे को सिखाते हैं और सिखाने के बजाय जो बच्चा देखता है, देख कर सीखने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही उत्तम होती है। इसलिए जीन पियाजे इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ही ऑल्सो emphasized द बायोलॉजिकल एबिलिटीज। उन्होंने बायोलॉजिकल एबिलिटीज जो हमारी इनहेरिट होती है, जो हमें अपने माता पिता से, बायोलॉजिकल पेरेंट से बच्चों को जो मिलती है, इनहेरिट फ्रॉम हेरिडिटी, जो उनके वंशानुगत गुण होते हैं, जो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कस किया हुआ है। एंड somehow ignored the social aspect। उन्होंने कि समाज में आसपास के जो ऐसी चीजें हैं कि बच्चा तुरंत ग्रैब कर लेता है, ऐसा धीरे होता है। पहले उसकी फर्स्ट स्टेज जो सीखने की होती है वो इनहेरिडिटी, जो इनहेरिट करता है, जो वंशों से, अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से उसको मिला हुआ है, मींस इनबिल्ट फीचर्स। जैसे कि मोबाइल फोन्स में हमारे कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं और कुछ हम उनको डाउनलोड करते हैं, कुछ एप्स। वो जो डाउनलोड होता है वो है environment। He is also known as the father of child psychology। Piaget was a radical constructivist who believed in the independent construction of knowledge by the child himself। Yes, ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सच है कि पियाजे जो है वो कंस्ट्रक्शन पे, मीन्स बनावट पे, ढांचे पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। बौद्धिक बनावट, ढांचा जो है वो इंडिपेंडेंटली कंस्ट्रक्शन होता है, खुले रूप से। बच्चा जो नॉलेज देख कर सीखता है, ग्रैब करता है। उसमें हम पॉइंट्स को देखते हैं, इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सीमा मीन्स एक ढांचा के रूप में, एक ढांचा है। मान लीजिए कि एक गॉड है, गॉड का एक रूप देख रहा है बच्चा, एक उस ढांचे को उसने मान लिया कि वो एक ईश्वर है। उसने एक स्क्रीन देखा, स्क्रीन के ऊपर कुछ डिस्प्ले हो रहा है, उसको उसने माना कि मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है। मीन्स कि किसी ढांचे को देखकर उसके बारे में अपने ज्ञान को बताना, समझना। फिर है एसिमिलेशन, जिसमें है कि आत्मसात्करण। कि आत्मसात्करण मीन्स कि आत्मसात करना, किसी भी चीज को, किसी अच्छी बात को देखकर उसको आत्मसात कर लेना। ये भी बच्चे की एक बौद्धिक क्षमता होती है कि देखकर बच्चा किसी चीज को ज्यादा
जल्दी समझता है और उसको सीखने की कोशिश करता है। इसलिए हम कहते हैं ना कि बच्चों के लिए हमें वातावरण बहुत ही अनुकूल बनाना चाहिए, अच्छा बनाना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाएँगे उसको 40 मिनट्स, 20 मिनट्स, लेकिन जो वो देखेगा 24 आवर, वो जो चीज़ देखेगा, उस चीज़ से वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा। अब है कि आवास, एकोमोडेशन, एक जो उसके माइंड में एक बना हुआ है, जिसको उसने एकोमोडेट किया हुआ है, कुछ चीज़ें उसने रखी हुई हैं, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर में हमारे ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ऐसे ही बच्चे के माइंड में एक घर होता है, जिसमें उसने कुछ चीज़ें देखकर रखी होती हैं और उन चीज़ों को वो फिर अप्लाई करता है धीरे-धीरे। तो वो क्या चीज़ अपने एकोमोडेशन में रखता है, उसको वो अप्लाई करके फिर वो रिवर्सिबिलिटी, उसको वो ट्रांसफ़र करता है, रिवर्स करता है, बताता है। अगर आपने अच्छे सी तरह से बातचीत करना सिखाया है, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है, इफ यू टीच देम इन अ राइट वे, then he will completely reverse in that way only. That's why we called child is the master of men. अब है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम समझते हैं ना? संतुलन। संतुलन बनाना किस चीज में? जो इनहेरिट आया वो बच्चे के पास, जो हेरिडिटी हम कहते हैं वो, और एनवायरनमेंट, इन दोनों में एक संतुलन स्थापित करना, ये चीजें हो गई। फिर है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ईगोसेंट्रिज्म, ये सारी चीजें अभी हम आगे पढ़ेंगे। एनिमिज्म, इसको मैं और अच्छी तरह फिर समझाती हूँ। कंजर्वेशन है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग, ये भी है कि कल्पना में जीने वाला, काल्पनीय कल्पना के आधार पर। फिर है कलेक्टिव मोनोलॉग। कलेक्टिव मोनोलॉग भी है कि दूसरे व्यक्ति को हम दूसरे के नजरिए से देखते हैं। ट्रांसिविटी, जो ट्रांसफर हो जाना, ठीक है। सीमा हमने समझ लिया कि सीमा इज अ सेट ऑफ पैटर्न्स और ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन दीज कैटेगरीज। क्या क्या है वो? इन कैटेगरीज में वो क्रमबद्धता से, जो मैंने बताया था, क्रमबद्धता की बुक्स, रिलेशनशिप्स, डिवाइसेस और मॉन्यूमेंट्स। मीन्स कि किताबों के माध्यम से सीखना, क्रमबद्ध तरीके से बच्चे के अंदर ज्ञान जो आया उसको कैसे कैसे सीखा, बुक, कुछ किताबी ज्ञान लिया। फिर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने उसको समझाया, कुछ डिवाइसेस, न्यूज़पेपर, मोबाइल फोन, टीवी and so many products that can teach the child. फिर है मॉन्यूमेंट्स। अगर हमने बच्चे को कोई मॉन्यूमेंट्स दिखाए लाइव या सिस्टम पे, तो उस मॉन्यूमेंट्स के माध्यम से उसने जो सीखा। फिर एसिमिलेशन पे आते हैं, इज द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू स्कीम्स। मतलब एसिमिलेट करना, आत्मसात्कार करना। आत्मसात्यकरण करने में ये प्रोसेस जो होता है, न्यू इंफॉर्मेशन, कुछ नई चीजों को अपने अंदर समाहित करना, ग्रैब करना। एकोमोडेशन जो मैंने पहले बताया ही है कि कुछ चीजों को अपने अंदर रखना और उसको मैनिपुलेट करना। प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग और मैनिपुलेटिंग existing schemes due to disequilibrium in the existing schemes. Assimilation and accommodation come under the process of adaptation. ये आपको क्लियर है? एडेप्टेशन कि अपने माइंड में एक, जैसे एक हमारा घर है, घर में कुछ चीजें हैं, ऐसे ही माइंड है, माइंड में कुछ चीजें हैं जिसको हम अपने अनुसार, जब हमें जैसी जरूरत होती है उसके अनुसार बच्चा उसको मैनिपुलेट करता है, और उस प्रोसेस को हम एडेप्टेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम, इज द स्टेट ऑफ बैलेंस, तराजू की तरह, बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड द इंफॉर्मेशन यू इनकाउंटर इन द आउटसाइड वर्ल्ड। दोनों में सामंजस्य स्थापित करना कि जो चीजें उसके पास पहले से थी, जो उसने गैदर किया हुआ था, और कुछ चीजें बाहरी दुनिया से, संसार से जो मिला। आप अब इस ग्रिड में देख सकते हैं, assimilation incorporate into an existing scheme and accommodation
दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ अ प्रायर स्कीम। एकोमोडेशन हो गया कि हमने कुछ चीजें अपने पास रखी हैं और उसको अपने एकोमोडेशन में रख के हमने अब उसको मॉडिफाई किया अपने तरह से, उसको हमने, हमारे पास कुछ 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 शब्द हैं और उन शब्दों से हमने कुछ शब्द और जोड़कर उसको मॉडिफाई करके और उसको हमने प्रेजेंट कर दिया। जैसे हम एस्से राइटिंग बच्चों को देते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एस्से राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, तो उसमें बच्चे अपने वर्ड्स में उसको कैसे क्रमबद्ध तरीके से वन बाय वन, जैसे कि ब्रिक्स के माध्यम से, कैसे आपने देखा होगा कि मैसन को, मिस्त्री को, कि मकान बनाते वक्त वो कैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट को बड़े करीने से रखता है, तभी मकान अच्छा बनता है। तो यही होता है, किसी चीज को हम अपने शब्दों को, बच्चा बहुत सारे शब्द जब इकट्ठे हो जाते हैं उसके पास, अब उसको कॉम्प्रिहेंशन के माध्यम से, एस्से राइटिंग, स्टोरी राइटिंग से वो अपने वर्ड्स को अपने तरह से सुंदर बनाकर प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज डिसइक्विलिब्रियम, the state of imbalance between the assimilated information and the information you encounter in the outside world, that is already we have discussed. Irreversibility, children believe that action cannot be reversed or undone, मीन्स चिल्ड्रन बिलीव, बच्चा जो है वो विश्वास करता है दैट एक्शन कैन नॉट बी रिवर्स्ड और अनडन, कि जो वो चीजें देख रहा है वो क्या है। देखिए, 3 year old कांट थिंक ऑफ आइस बिकमिंग वाटर एंड वाइस वर्सा, कि कुछ चीजें ऐसी है जो एक उम्र के साथ बढ़ती हैं। ये जिन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीजें हमें संज्ञान में हमारी आती जाती हैं, कि एक 3 साल का बच्चा इस चीज को बहुत आसानी से नहीं समझ पाएगा कि पानी से एक आइस का पीस बन चुका है। ऐसे ही बहुत आसानी से उसको कुछ अद्भुत चीजें जो हैं वो नहीं समझ में आती हैं। धीरे धीरे, gradually, by increasing the age, he can easily understand the things. Next is egocentrism. Children can't take others perspectives in this stage. कुछ चीजें होती हैं, बच्चा आई, जो मैंने आपको पढ़ाया था, आई एंड मी, वो आपको याद होगा कि उसमें बच्चा ईगोसेंट्रिज्म हो जाता है। ईगोसेंट्रिज्म में क्या हुआ, चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखना, अपना दृष्टिकोण सबसे ऊपर रखना, कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, मैं ऐसा सोचती हूं, मैं ऐसा नहीं करती हूं, मैं ऐसा करती हूं। तो अपने ईगो के अनुसार अपने दृष्टिकोण से बातों को समझना है। एनिमिज्म, child believes that a non-living thing is a living thing that has feelings in it. हाँ, करेक्ट, कि हर चाइल्ड बिलीव करता है कि सभी चीजों में, जितनी भी जीव हैं सब में जीवन है, सबको सुनाई देता है, बोल नहीं पाता लेकिन समझता है और वो एक्ट करता है। तो ये बिल्कुल सच है कि आप एनिमल्स को देखते हैं कि वो सब कुछ समझते हैं लेकिन वर्ड्स के माध्यम से आपको बता नहीं पाते, वो एक्शन के माध्यम से बताते हैं। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अब स्टेज समझ लेते हैं जो हमने पहले भी समझा हुआ है। Sensory motor stage, that is birth to 2 years. Senses are teachers, reflex actions, imitate behavior, नकल करना, एक्शन को रिफ्लेक्स करना। ऑब्जेक्ट परमानेंस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, डज नॉट अप्लाई एनीमोर, कि जितनी हमने कोई ऑब्जेक्ट के रूप में उसको कुछ दिखाया और बताया, अब उसके बियॉन्ड नहीं सोचता है बच्चा, उस दायरे में ही उस चीज को सोचता है, जितनी चीजें उसको हमने दिखा दी हैं जो उसके माइंड में फिक्स हो गई हैं। अब है प्री ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 2 to 6 years. ऑपरेशन मीन्स मेंटल प्रोसेस, कि
चल रहा है कुछ मेंटल प्रोसेस। फिर है ट्रांजैक्टिव रीजनिंग और somewhat we say not so logical reasoning, yes, कि कभी इलॉजिकल बातें, कि बच्चा जो है कुछ चीजें देख रहा है उसके बारे में वो अपनी रीजनिंग, अपनी एक प्रतिक्रिया दे रहा है, उससे उसकी बातों को हम समझ रहे हैं कि वो क्या बताना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि ये स्टेज क्या है, 2 to 6 years एज स्टेज जो है ये लर्निंग है, ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें उथल पुथल होता रहता है। नेक्स्ट इज क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये करेक्ट है कि ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल स्टेज है, कि इसमें बहुत दबाव होता है सीखने पर, घर में भी और स्कूल में भी, क्योंकि इस एज में बच्चा ग्रोइंग एज है जिसमें बच्चा स्कूल जाता है, और घर और बाहर दोनों ही जगह और समाज सब जगह वो सिर्फ सीखने के ऊपर उसके ऊपर दबाव होता है। अकॉर्डिंग टू पियाजेट, चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट एंड डेवलप लैंग्वेज लेटर, यस। पियाजे का मानना है कि आगे हम पढ़ेंगे वाइगॉट के बारे में, वो भी कुछ इस तरह से बताएंगे, कुछ थोड़ा डिफरेंट। पियाजे का कहना है कि चाइल्ड लर्न्स टू थिंक फर्स्ट, बच्चा क्या पहले सीखता है, सोचना, और उसके बाद उसका भाषाई विकास होता है। भाषा का ज्ञान, भाषाई विकास उसका बाद में होता है, पहले वो सोचता है। जैसे कि कभी हम कुछ चीज सोचते हैं पहले, तब हम बोलते हैं। मान लीजिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने गए तो आपने अगर सोचा कि मुझे पानी पीना है, तो आपने हिंदी में सोचा, तो आप हिंदी में ही बोलेंगे। लेकिन आपने सोचा आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो यही बच्चों के साथ भी होता है कि बच्चा पहले सोचता है, सोचना सीखता है, उसके बाद वो बोलना और उसको भाषाई रूप में समझाना सीखता है। नेक्स्ट इज concrete operational stage, that is 7 to 11 year. Logic begins with concrete objects. Reversibility develops, हाँ, प्रतिक्रिया देना। अब क्या है, इस एज ग्रुप में बच्चे की ऑलमोस्ट भाषाई विकास, जो भाषा का ज्ञान है और बौद्धिक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता उसकी बढ़ जाती है, तो वो अब चीजों को रिवर्स करता है, बताता है, समझाता है उसी तरह से। नेक्स्ट आप इस बॉक्स में देख लीजिए कि फर्स्ट है ओवरव्यू। ओवरव्यू में पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इसके बाद पियाजे ने अपनी बौद्धिक क्षमता, जो बौद्धिक विकास के बारे में बताया, उसमें उन्होंने बताया इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स, कि टीचर्स के लिए क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस, की स्टेज वाइज टीचर्स जो है वो स्टेज वाइज, टीचर ट्रेनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि टीचर्स स्टेज वाइज बच्चों के मानसिक विकास में सहयोग करें उम्र के हिसाब से। देन कॉग्निटिव प्रोसेस, जो बौद्धिक प्रोसेस चल रहा है। अब इसको हमने 2 पार्ट्स में, पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस हैं और प्रोसेस है, इसमें हम देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। सबसे पहला स्टेज क्या होता है, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट है द प्रिपरेशनल स्टेज, जिस पहला सेंसरी मैटर की देख कर, छू कर चीजों को समझना। फिर है प्रिपरेशनल स्टेज, की समझ कर अब उसको अपने अंदर समाहित करना, बढ़ाना, उसको सीखना। फिर है नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब उस पे रिवर्सिबिलिटी करना, ऑपरेशनल स्टेज पे आ गया, पहले सीखा अब उसको एक्टिव एक्शन में करने लगा। देन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अब बड़े होने पर जो सबसे किशोरावस्था है, जिसको हम एडोलसेंस एज बोलते हैं, एडोलसेंस स्टेज में आकर पूरी तरह से फॉर्मली चीजों को अच्छी तरह करना। ये हमने देख लिया है, सीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम।
Here we can see that which is the shortest or longest, कि लंबा और छोटा. Transitivity develops the ability to recognize relationships among various things. Yes. First one is classification comes, कि ट्रांजिटिविटी डेवलप होता है जब बच्चों में, तो ट्रांजिटिविटी डेवलप होने पे बच्चा पहचानने लगता है चीजों को. उसकी एबिलिटी जो होती है पहचानने की और समझने की, बहुत सारी चीजों में रिलेशन बनाने की, संबंध स्थापित करने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है. उसको वो क्या करता है, क्लासिफिकेशन उसके अंदर आ जाता है. सीरिएशन मीन्स क्रमबद्ध तरीके से क्लासिफाई करना, अलग अलग करना आ गया. अब हो गया सीरिएशन मीन्स कि क्रमबद्ध तरीके से रखना. जो मैंने अभी बताया कि अगर जैसे मेसन को अगर मकान बनाना है तो वो ईंटों को, ब्रिक्स को 1 बाय 1 रखेगा. ऐसे ही एक एसे राइटिंग में अगर दे दिया जाए कोई टॉपिक कि बाढ़ या नदी, तो उसको किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से वर्ड्स को यूज करके हम उसको एक अच्छा एसे बना सकते हैं. यही है सीरिएशन, क्रमबद्ध तरीके से बातों को बोलना और ये क्षमता डेवलप करना, कि कब हमें जब बातचीत एक बहुत बड़ा गुण है जिसमें कुछ भी बोल देना नहीं होता है. जिसमें होता है कि सीरियल वाइज हम बातों को रखें, ताकि जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको हम कुछ बात अपनी भावना बताना चाह रहे हैं, वो उस भावना को समझ पाए. कंजर्वेशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट द क्वांटिटी, एरिया और वॉल्यूम डज नॉट चेंज with a change in form or shape and size. Yes. कंजर्वेशन हो गया ना, कि कंजर्व करना, इकट्ठा करना. एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द क्वांटिटी मीन्स मात्रा को इकट्ठा करना, उसको समझना. एरिया को समझना, वॉल्यूम को, वॉल्यूम और वॉल्यूम डज नॉट चेंज विथ ए चेंज इन फॉर्म और shape and size. Yes, it is clear. This stage is also known as later childhood or gang age. जो हमने पहले पढ़ा है चाइल्डहुड पीरियड, उसमें हमने इन चीजों को अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है. अब आप इसमें देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिटिविटी में आ जाएंगे. तो सबसे पहला हम देखते हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज 12 ईयर्स एंड अप, 19 ईयर्स तक, जो हम इसको किशोरावस्था भी बोलते हैं, adolescence age. In this stage, child develops logic about abstract things. Means कि बच्चा इस स्टेज में आकर abstract things के बारे में अपने लॉजिक देता है. ठीक है ना. नेक्स्ट अब है डिडक्टिव रीजनिंग कम्स, गोइंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसमें तो इसने किया एब्स्ट्रैक्ट थिंग, जो एक चीज है उसके बारे में. अब है कम्स फ्रॉम गोइंग टू, अब है कि बिल्कुल एक जनरल रीजनिंग से, मीन्स तर्क शक्ति से जनरल से स्पेसिफिक पे जाना. कि जनरल कोई चीज है कि हमें रात को बाहर जाना चाहिए, तो क्या लेकर जाना चाहिए, टॉर्च या कोई ऐसी चीज जो हमें रात में जरूरत पड़ती है. तो जनरल टू स्पेसिफिक. आजकल है जैसे कि कहीं भी जाना है तो मोबाइल फोन्स लेके जाना है, ताकि आप कहाँ हैं, सुरक्षित हैं, वो मोबाइल फोन से पता चल जाएगा. तो आज के दौर में, आज के युग में क्या है कि जनरल चीजें हैं, उससे स्पेसिफिक हो गई मोबाइल फोन्स के साथ जाना. अब है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कम्स. यस, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग हो गई कि कल्पना के आधार पर, जो कल्पना किया उसकी रीजनिंग. कल्पना में हमने कोई चीज ली कि ऐसा होता होगा चांद पे. इज द एबिलिटी टू थिंक साइंटिफिकली बाय जनरेटिंग प्रेडिक्शंस और हाइपोथेसिस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. किसी भी समस्या को कल्पना के आधार पर देखना और उसके बारे में सोचना और उसके समाधान के बारे में सोचना.
ठीक है? कि चाँद पे ऐसा होता होगा, सूर्य के अंदर इतनी तपिश होगी, बहुत सारी चीज़ें जो कल्पना के आधार पे हम सोचते हैं कि हम वहाँ जाएँगे घूमने, गोवा जाएँगे तो ऐसा होता होगा वहाँ पे, ऐसे लहरें चलती होंगी। तो कल्पना के आधार पे चीज़ों को देखना, समझना, प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्शन में लाना और उसको फिर समाधान करना। तो हम वहाँ अ, बैलून्स लेकर मीन्स प्रोटेक्शन के लिए अपनी जो चीज़ें चाहिए होंगी वो लेकर जाएँ। एज ऑफ डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड क्रिएटिव थिंकिंग, बिल्कुल करेक्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये एज जो है एडोलसेंस पीरियड, ये एज है डाइवर्जेंट का, कि बहुत जल्दी विचार बदलता है, बहुत जल्दी विचार बनता है। बदलने में और बनने में समय नहीं लगता। क्रिएटिव थिंकिंग, कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम ये करेंगे। तो ये एक एडोलसेंस एज की सबसे बड़ी खूबी है कि इस एज में बहुत चीज़ इसी समय पढ़ना होता है। ये बहुत ही पेनफुल एज है। क्यों? क्योंकि इसी एज में मन करता है घूमने का, मस्ती करने का, और करियर बिल्ड होना भी इसी एज में है, और अच्छा खाने का, फ्रेंड्स में घूमने का, मतलब हर चीज़ करने का एक ये एज बहुत ही अच्छा एज है, लेकिन इसी में करियर भी बनना है। तो क्रिएटिव थिंकिंग से हटकर थोड़ा-सा कभी-कभी बुक्स पे भी आना पड़ता है। द नेक्स्ट इज़ एजुकेशनल इम्प्लिकेशंस, कि एजुकेशनल दिस थ्योरी प्रोवाइड्स ए broad development perspective to the teachers and policy makers to make a better curriculum for the children, कि ये थ्योरी जो जिन पियाजे ने दी हुई है, इन्होंने बताया है कि ब्रॉड डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, विकास होता है, डेवलपमेंट है, कि पर्सपेक्टिव टू द टीचर्स, की टीचर्स की सोच, पॉलिसी जिसने बनाई, पॉलिसी मेकर्स की सोच, एक करिकुलम जो बना बच्चों के हिसाब से कि इस एज में बच्चों को क्या-क्या चीज़ें सीख जानी चाहिए, कितनी उनकी बौद्धिक क्षमता और विकास हो जाना चाहिए। तो इस पर बहुत इन्होंने बताया कि पियाजेस थ्योरी बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स दैट चिल्ड्रन नॉट स्किप एनी स्टेज, कि जैसे स्टेज वाइज बुक्स बनी हुई हैं, करिकुलम बना हुआ है, तो इन्होंने पियाजे ने कहा है कि जेन पियाजे थ्योरी बेस्ड करिकुलम रिक्वायर्स, कि एक पर्टिकुलर एक एज के हिसाब से करिकुलम बनना चाहिए। जैसे कि अभी पहले क्या होता था कि कुछ भी बच्चे पढ़ते थे और उस चीज को क्रमबद्ध तरीके से कि किस एज में क्या चीज होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस चीज को बच्चे नहीं जानते थे। तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने करिकुलम बनाना है, उनको इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि बच्चा कुछ भी स्किप ना करे, हर स्टेज में वो क्रमबद्ध तरीके से ग्रेजुअली सीखता जाए। चिल्ड्रन लर्न फास्टर इफ वी प्रोवाइड कॉन्क्रीट मटेरियल टू वर्क। अगर हम एक करिकुलम बहुत अच्छा, जैसे एनसीईआरटी ने अभी बनाया था ईवीएस की बुक में, कि एक विलेज के बॉय गर्ल, एक आदमी की कहानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो इससे क्या हो गया कि बच्चा बिल्कुल डीपली जाके किसी भी चीज को अच्छी तरह से समझने लगा। टीचर शुड arouse the curiosity of the child through planned activities. Yes, a teacher should arouse the curiosity of the child through planned activities. टीचर को क्या करना चाहिए कि एक प्लान्ड एक्टिविटी बनानी चाहिए, जिससे कि बच्चे की क्यूरियोसिटी जो है वो फुलफिल हो सके, क्योंकि क्यूरियोसिटी फुलफिल जब हो जाती है तभी न्यू क्यूरियोसिटी आती है, और न्यू क्यूरियोसिटी आने से उसके बौद्धिक विकास की क्षमता, जो बौद्धिक क्षमता है उसमें बहुत ही तेजी से विकास होता है। ट्रीट अ चाइल्ड एज ए डिस्कवरर, बच्चे को हमेशा एक डिस्कवरर के तरह से ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये जिन पियाजे की थ्योरी समझ ली है। अब हम बाइगॉट्स्की की सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट
नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और हम इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिन पियाजे एंड वाइगॉट्स्की, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अब इसमें जो भी चीजें आपको क्लियर हो गई हों, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं क्लियर हुई है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। थैंक यू।